अब फिर जंगल था, हम थे और कोई रास्ता नहीं था। रास्ते उनके लिए होते हैं जो दिन की रोशनी में सीने चौड़े करके चला करते हैं। वो किसी मंजिल के मुसाफिर होते हैं। रात के राही रास्तों से महरूम होते हैं। उन्हें अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है, फिर उसे छुपाना भी होता है कि उनके ताकुब में कोई ना आ सके। हम बड़े खतरनाक जंगल में से गुजर कर आए थे, मगर अब यूं लग रहा था कि जैसे मैंने बोझ उठा रखा है। ये बोझ राइफल और धागा नहीं था, ना राइफल के राउंडों का था। ये नजर आने वाला नहीं, महसूस होने वाला बोझ था। कभी यूं लगता कि जैसे मैंने किसी के जनाजे को कंधा दे रखा हो। अरोना का सरापा मेरे सामने से हटता नहीं था। कभी ये चेहरा रानी का बन जाता, कभी अरोना का। खानू, अहमद अली की आवाज ने मुझे तस्वुरों से जगा दिया। जख्म नहीं चलने देता या वैसे ही ढीले पड़ गए हो? मैं रुक गया और अहमद अली मेरे पास आ गया। ऐसे लगता है अहमद अली जैसे मैं चल नहीं सकूंगा। मैंने कहा, बैठ जाओ। उसके लहजे में गुस्सा भी था, तंज भी। वापस चले जाओ। मैं जाता हूँ। तुम अगर फांसी चढ़ना चाहते हो तो जाओ और मुझे जाने दो। यहीं रहना चाहते हो तो यहीं बैठ जाओ। अंधेरा था, इसलिए मैं देख ना सका कि अहमद अली के चेहरे के तासुरात क्या थे। मैं यही बता सकता हूँ कि उसके बोलने के अंदाज में जादू का असर था। मैं उसके साथ चल पड़ा और आगे नदी आ गई। अहमद अली इस इलाके से वाकिफ नहीं था। हमने नदी की आवाज़ से अंदाज़ा कर लिया था कि गहरी है, उसमें से हम नहीं गुजर सकते। हमें पुल तक पहुंचना था, जो मालूम नहीं था कि कहाँ है। हम किनारे किनारे चलते गए, लेकिन हम तेज़ नहीं चल सकते थे क्योंकि दरख्तों और सरकंडों का जंगल घना था। यहाँ बांस के दरख्तों की बहुतात थी, कहीं कहीं दलदल भी थे जो हमें ज़्यादा परेशान कर रही थी। अहमद अली, मैंने कहा, तुम कहते थे कि रेलवे लाइन मिल जाए तो हम चलती गाड़ी पर चढ़ जाएंगे। पुलिस को पता चल गया है कि हम एक रेलवे स्टेशन तक पहुंच चुके हैं। अहमद अली ने कहा, इंस्पेक्टर मंसूर को तुम नहीं जानते। अब गाड़ी पर सफ़र बहुत ख़तरनाक है। खामोशी से चलते आओ। हम खतरे के इलाके से निकल आए हैं। हम चलते गए और हमें घोड़े के कदमों की आहट सुनाई दी जो बड़ी साफ थी। हम आगे बढ़ते गए और अंधेरे में हमें पुल नजर आने लगा। जंगला आसमान के पसे मंजर में स्याह लकीरों की तरह दिखाई दे रहा था। हम पुल को देख रहे थे कि हमें एक घोड़े का स्याह साया पुल पर आता नजर आया। हम थोड़ा और आगे जाकर रुक गए। पुल से हमें एक से ज्यादा घोड़ों के कदमों की आहटें सुनाई दी। हमने उन घोड़ों को भी पुल से गुजरते देखा। अंधेरे की वजह से गिन ना सके कि कितने हैं, 4 या 5 थे। सवार गश्त है, मैंने कहा। अहमद अली और आगे चला गया। मैं उसके पीछे गया और हम दोनों रुक गए। पहले आगे वाला घोड़ा हमसे कोई 20 कदम दूर से गुजरा और जरा आगे जाकर रुक गया। पिछले घोड़े उससे आ मिले। वापस चलें? किसी ने पूछा। वापस ही चल रहे हैं, एक और आवाज़ सुनाई दी। इंस्पेक्टर मंसूर को पागल कहने वाले गलत नहीं कहते, अंग्रेज़ों का पिट्ठू है। किसी और ने कहा, ना आराम करता है ना हमें आराम करने देता है। क्या आप उसे मशवरा नहीं दे सकते कि वो अपने बाप की भी नहीं सुनता? दफ़ा करो जी। एक और आवाज़ सुनाई दी। हमें ड्यूटी देनी है। ऊपर वालों का दिमाग ख़राब हो जाए तो होने दो। तुम अपनी ड्यूटी का वक्त पूरा करो। और घोड़े चल पड़े। सुना खानू, अहमद अली ने कहा, यह मामूल की गश्त नहीं, ये हमें ढूंढ रहे हैं। इसे नाकाबंदी भी कहते हैं। इतनी दूर गश्त नहीं आया करती, लेकिन अरोना से इंस्पेक्टर मंसूर को पता चल गया है कि हम इस इलाके में आ गए हैं, इसलिए ये गश्त उसने भेजी है। इस तरह गश्त नहीं भेजी जाती। तुमने सुना है ना कि ये भी इंस्पेक्टर मंसूर को पागल कह रहे थे। इस किस्म के पागल बड़े खतरनाक होते हैं अहमद अली, मैंने कहा। पेट भी जल्दी जाया करते हैं, अहमद अली ने कहा। घोड़े दूर निकल गए तो हम पुल पर गए और पार चले गए। मुझे टांग में दर्द महसूस होने लगा। अहमद अली को बताया तो उसने कहा कि यहाँ रुकना ठीक नहीं, खतरा था कि कोई पुलिस चौकी करीब होगी। हम चलते गए, रफ्तार कम हो गई थी। दूर से शेर की धाड़ सुनाई दी। अहमद अली ने कहा कि हम शायद उस जंगल में आ गए हैं जहाँ के शेर मशहूर हैं। ये एक और ख़तरा था, लेकिन हमें इन्हीं ख़तरों में से गुजरना था। कभी कभी ये ख्याल मेरे जहन से हवा के झोंके की तरह गुजर जाता कि खुदा मुझे गुनाहों की सज़ा देने के लिए इस जंगल में ले आया है। मगरमच्छ ने मेरी टांग अपने मुंह में लेकर मुझे शायद खबरदार किया था कि शैतान के रास्ते से हट जाओ। मैं उसे खुदा का इशारा समझने लगा, मगर कोई और ही ताकत मुझे इस रास्ते से हटने नहीं दे रही थी। अब शेर की धाड़ सुनी तो मैंने इसे खुदा का एक और इशारा समझा। मेरा दिल खौफ की गिरफ्त में आ गया। मैंने अपने इस खौफ और अंदेशे के मुतल्लिक अहमद अली को बताने की कोशिश की तो उसने रानी की बातें शुरू कर दी। उसके हुस्न की बातें, उसकी मोहब्बत की बातें जो उसे मुझसे थी। अहमद अली ने रानी की उस वक्त की वारदातें सुनाई जब वो रानी डकैत कहलाती थी। मैं इन बातों में ऐसा महव हुआ कि मेरे जहन से खुदा के इशारे और दिल से डर, खौफ और अंदेशे निकल गए। मैं जख्मों के दर्द को भी भूल गया। रात गुजर गई और सुबह का उजाला साफ होता चला गया। यहाँ जंगल ज्यादा घना नहीं था, दरख्त खुलते जा रहे थे। इस इलाके में भी नारियल थे और कहीं कहीं अनानास भी थे। कुछ दूर हमें 3 आदमी धान की खेती में काम करते दिखाई दिए, लेकिन हम किसी के सामने जाने से गुरेज कर रहे थे।
दिन हमें छुपकर गुजारना था। हमने एक जगह देख ली जो झाड़ियों और बौने दरख्तों में घिरी हुई थी। उसके पीछे टीकरी थी, वहां हम बैठ गए। अहमद अली गया और एक नारियल और 2 अनानास ले आया। हम लेटे और सो गए। पहले मेरी आंख खुली, सूरज उफ्क पर चला गया था। मैंने अहमद अली को जगाया और हम चल पड़े। रात चलते, जंगल में रास्ता बनाते, कहीं रुकते और चलते गुजर गई। सुबह हम कल की तरह रुक गए। अहमद अली नारियल, पपीते या अनानास की तलाश में निकल गया और मैं जख्मों से पट्टी खोलने लगा। अरोना के बाप ने दवाई और पट्टियां साथ दे दी थी। मैं जिस जगह बैठा था वहां झाड़ पात ज्यादा नहीं थी, दरख्त थे लेकिन एक दूसरे से दूर दूर थे। इलाका ऐसा था जहां कोई आबादी नहीं थी। ये इलाका काबिले काश्त भी नहीं था। इसे हम वीराना समझकर यहाँ रुक गए थे। अहमद अली को गए 15-20 मिनट गुजर गए थे। मैं पट्टी खोल चुका था और जख्मों को देख रहा था। उनकी हालत बड़ी अच्छी थी। मुझे घोड़े के कदमों की बड़ी साफ आवाज़ सुनाई दी। मैंने सर उठाया। मेरी आंखों ने जो मंजर देखा वो ख्वाब लगता था। 20-25 कदम दूर एक घोड़ा खड़ा था। घोड़े पर इंस्पेक्टर मंसूर सवार था और उसके हाथ में रिवॉल्वर था जिसकी नाली मेरी तरफ थी। मेरी राइफल मेरे करीब ही पड़ी थी। मैंने राइफल की तरफ देखा। मोहम्मद खान, इंस्पेक्टर मंसूर ने कहा, राइफल का ख्याल दिल से निकाल दो, अब सफ़र ख़त्म हो गया। मैं हैरान होकर उसे देखता रहा। ये हकीकत नहीं हो सकती थी, ये ख्वाब था। मैंने इधर उधर देखा, फिर दोनों हाथों से आंखों को मला। इंस्पेक्टर मंसूर का घोड़ा मुझसे 8-10 कदम दूर आ रुका। मोहम्मद खान, इंस्पेक्टर मंसूर ने कहा, हैरान क्यों होते हो? मैं वैसे ही तुम्हारे सामने नहीं आया, तुम्हारे पीछे आया हूँ। खड़े हो जाओ और दोनों हाथ ऊपर कर लो। तुमने ज़रा सी भी हरकत की तो रिवॉल्वर की गोली तुम्हारे सीने से पार हो जाएगी। तुम्हारे लिए हुक्म जारी हो चुका है कि तुम्हें और तुम्हारे साथी को जिंदा या मुर्दा पुलिस के हवाले किया जाए। मैं तुम्हें 1 सेकंड में मुर्दा बना दूंगा। मैंने उठकर हाथ ऊपर कर दिए। मेरा साथी कहाँ है? मैंने पूछा। तुम पंजाब के जंगलों के रहने वाले हो मोहम्मद खान, उसने कहा। बंगाल के जंगलों में आकर तुम्हारी रही सही अकल भी मारी गई है। जिसे तुम अपना साथी समझते रहे हो वो हमारा साथी है। हमने उसे कहा था कि तुम्हें इतनी दूर लाकर पकड़वाए ताकि हम कह सकें कि तुम बहुत ही खतरनाक मुजरिम हो। मेरा पसीना निकल आया। अहमद अली बहुत बड़ा धोखेबाज निकला। मुझे अपना अंजाम नजर आने लगा। याद करो मोहम्मद खान, इंस्पेक्टर मंसूर ने कहा, हम दोनों बन मंदिर को छुप कर देखने गए थे। मैंने तुम्हें कुछ बातें कही थी मगर तुमने सुनी और दूसरे कान से निकाल दी। अब वक्त गुजर गया है, तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है। वो घोड़े से उतरने लगा तो बाएं तरफ की टीकरी से, जो ज्यादा ऊंची नहीं थी, आवाज आई, इंस्पेक्टर मंसूर, रिवॉल्वर फेंक दो। मैंने और इंस्पेक्टर मंसूर ने उधर देखा। अहमद अली एक दरख्त के तने से लगा खड़ा था। उसने राइफल कंधे से लगा रखी थी। नाली इंस्पेक्टर मंसूर की तरफ थी। मैं ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा इंस्पेक्टर मंसूर, अहमद अली ने कहा। हम जल्दी में हैं, हम अपनी जानें बचाते फिर रहे हैं। तुम्हारी जान लेकर हमें अफसोस नहीं होगा। रिवॉल्वर फेंक दो और घोड़े से उतर आओ। मोहम्मद खान, राइफल उठा लो। मैंने झुककर अपनी राइफल उठा ली और अहमद अली की तरह राइफल कंधे से लगाकर इंस्पेक्टर मंसूर को शिस्त में ले लिया। उसने रिवॉल्वर फेंक दिया और घोड़े से उतर आया। मैंने आगे बढ़कर उसका रिवॉल्वर उठा लिया। अहमद अली हमारे पास आ गया। बैठ जाओ इंस्पेक्टर मंसूर, अहमद अली ने कहा। उसे हमने 5 कदम दूर बिठा दिया और हम दोनों अपनी अपनी राइफल उसकी तरफ किए, उसके सामने बैठ गए। मैं उसे देखकर हैरान हो रहा था कि वो मुस्कुरा रहा था। शायद उसे यकीन नहीं था कि हम उसे कत्ल कर देंगे। मुझे यकीन है आप अकेले नहीं हैं, अहमद अली ने इंस्पेक्टर मंसूर से कहा। किस चौकी को अपना हेडक्वार्टर बनाया है? मैं जानता हूं मुझे तुम्हारे हाथों मरना है, उसने कहा। तुम इतने आदमियों के कातिल हो, मुझे तुम नहीं बख्शोगे। मुझसे बचने का तुम्हारे पास एक ही जरिया है कि मुझे कत्ल कर दो, जो तुम करोगे। लेकिन मैं खुश हूं कि मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया है। मैं मौत के डर से तुम्हें नहीं बताऊंगा कि मैं इस वक्त कौन सी चौकी से आया हूं, और मैं ये झूठ भी नहीं बोलूंगा कि मेरे साथ पुलिस पार्टी है जो यहाँ करीब ही है। मेरी पार्टी यहाँ से 1.5-2 मील दूर है। मैं अकेला इधर निकल आया था। मुखबरी किसने की है? मैंने पूछा। मैं तुम्हारा मुल्जिम नहीं मोहम्मद खान, इंस्पेक्टर मंसूर ने कहा। मैं जिस सवाल का जवाब नहीं देना चाहूंगा नहीं दूंगा। तुम दोनों को मैं कानून का मुजरिम और मजहब का गुनाहगार समझता हूँ। मेरे दिल में तुम दोनों के लिए नफरत के सिवा कुछ भी नहीं। तुम मेरा खून हजम नहीं कर सकोगे। इंस्पेक्टरी को दिमाग से निकाल दो मंसूर, अहमद अली ने कहा। मैं तुम्हारी वैसे ही इज्जत करूंगा जैसे सर्विस में किया करता था। मैं जानता हूं तुम्हें हमारे पीछे अरोना के बाप ने भेजा है। नहीं, उसने कहा। तुम्हें अरोना बता चुकी है कि हम उसकी पनाह में रहे थे। मैंने कहा। तुम्हारे वहां जाने के बाद हम फिर वहां गए थे। पुलिस के छापे से हम बच निकले थे मगर भागे नहीं। हम इस स्टेशन के करीब इसलिए छुपे रहे थे कि खतरा टल जाए तो अरोना के घर जाकर देखें कि उन पर क्या गुजरी है, और अगर उन्हें हमारी ज़रूरत है तो हम उनकी मदद करें। खुदा की कसम इंस्पेक्टर मंसूर, अहमद अली ने कहा। हमने इरादा कर लिया था कि अगर हमारी वजह से अरोना और उसके माँ बाप पर कोई मुसीबत आ पड़ी है तो हम अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश कर देंगे।
और बयान देंगे कि हम स्टेशन मास्टर को कत्ल की धमकी देकर उसके घर में मरहम पट्टी के लिए छुपे रहे। मालूम होता है अरोना के बाप ने हमसे धोखा किया है। नहीं, इंस्पेक्टर मंसूर ने कहा, मैं कल फिर वहां गया था। अरोना ने मुझे बताया है कि मेरी और उसकी जो बातें हुई थीं वो उसने तुम्हें बता दी हैं। ये सच है कि मैंने उससे वादा किया था कि मैं तुम्हें उसके घर में नहीं पकड़ूंगा। उसने मुझे नहीं बताया कि तुम किस तरफ गए हो। हम तुम पर किस तरह एतबार करें कि तुम अरोना और उसके बाप का ये जुर्म छुपाए रखोगे कि उन्होंने हमें पनाह दी थी? अहमद अली ने पूछा। अगर मेरी नीयत यही होती तो मैं उसी रोज़ उन्हें गिरफ्तार कर लेता जिस रोज़ मैं पहली बार वहां गया था, उसने कहा। कांटे वाले ने झूठ नहीं बोला था, लेकिन मैंने अंग्रेज़ इंस्पेक्टर मॉरिस की तायद की है कि तुम अरोना के घर नहीं रहे थे। मैंने अरोना के एहसान का सिला दे दिया है। मैं उसके किरदार और इखलाक का मुरीद हो गया हूँ। आप फिर यहाँ तक किस तरह पहुंचे? मैंने पूछा। तुम्हें 3-4 किसानों ने देखा था, उसने कहा। मैं गश्त पर था कि उन्होंने मुझे बताया कि 2 आदमी राइफलें उठाए उस तरफ जाते देखे हैं। आगे 2 लड़कों ने तुम्हें देखा। और मेरे दोस्तों, तुम्हारी अकल पर शैतान गालिब है। तुम नहीं सोचते कि ऊपर खुदा भी देख रहा है। जो खुदा देखता है वो मुझे भी नजर आ जाता है, क्योंकि मैंने खुदा को दिल में बिठा रखा है। मैंने पहली बार महसूस किया कि जिसके दिल में सच्चाई होती है वो मौत से नहीं डरता। वो हमारी राइफलों की नालियों के सामने बैठा था। उसकी जिंदगी और मौत हमारे हाथ में थी। वो देख रहा था कि हमारी उंगलियां ट्रिगरों पर हैं, मगर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। डरना उसे चाहिए था, मगर डर मैं रहा था। मैंने यह भी महसूस किया कि मैं इस शख्स को गोली नहीं मार सकूंगा। इंस्पेक्टर मंसूर, अहमद अली ने कहा, गौर करो कि अंग्रेज अफसरों की खुशनुदी और अपनी तरक्की की खातिर तुम मौत के मुंह में आ गए हो। क्या मिला तुम्हें? अंग्रेज की नहीं, खुदा की खुशनुदी की खातिर, उसने कहा। तुम दोनों मेरी बात नहीं समझ सकोगे। अगर मैं अंग्रेज अफसरों को खुश करने वाला होता तो अरोना के बाप और अरोना को फौरन गिरफ्तार कर लेता और कांटे वाले को अपने बयान बताकर उसे पक्की शहादत बना लेता, लेकिन ऐसा नहीं मेरे दोस्तों। अरोना ने तुम्हें पनाह देकर जुर्म नहीं किया। तुमने मोहम्मद खान, उसकी इज्जत बचाई थी। उसने नेकी का बदला नेकी से देने के लिए एक जुर्म किया है और तुमने जुर्म जारी रखने के लिए उसके साथ नेकी की है। क्या आप समझे नहीं कि आपको यह नेकी कितनी महंगी पड़ी है? अहमद अली ने कहा। खुदा को यही मंजूर था, उसने कहा। यह खुदा का इनाम है कि उसने मुझे एक बड़े कठिन फर्ज से सुबकदोश कर दिया है। मैं तुम्हें चलते फिरते गुनाह समझता हूँ। तुम शैतान के एलची हो, जहाँ जाओगे शैतानियत फैलाओगे। मुझे इख्तियारात हासिल हैं जो मुझे अंग्रेज के कानून ने दिए हैं, लेकिन उन्हें मैं अपने मजहब की खातिर इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसने मेरी तरफ देखा और कहने लगा, तुम मेरी बातें भूल गए हो। तुम सजा से बच नहीं सकोगे। हम वाज नहीं सुनेंगे इंस्पेक्टर मंसूर, अहमद अली ने कहा। खड़े हो जाओ और मुंह उधर फेर लो। ठहरो अहमद अली, मैंने कहा। मुझे कुछ ख्याल आ गया था। मैंने इंस्पेक्टर मंसूर से कहा, मैं आपको इसका इनाम दूंगा कि आपने अरोना को और उसके बाप को नहीं पकड़ा। मैं उनके ईमान के आगे सजदा करता हूँ कि उन्होंने ना सिर्फ मेरे जख्मों की मरहम पट्टी की, बल्कि उन्होंने 1000 रुपया ठुकरा दिया और अपने आप को खतरे में डाल दिया। जाओ, हम तुम्हें कत्ल नहीं करेंगे, हमारे पीछे जरूर आना, लेकिन मर्द के बच्चे हो तो अरोना के खानदान की इज्जत का ख्याल रखना। मैं मरने के लिए तैयार हूँ मोहम्मद खान, उसने कहा। अरोना के खानदान की इज्जत का मुझे पहले ही ख्याल है। मौत से बचने के लिए मुझे तुम्हारे साथ वादा करने की ज़रूरत नहीं। अहमद अली ने मुझे कहा कि मैं इसे छोड़कर गलती कर रहा हूँ। मैंने उसे कहा कि मैं ये गलती करना चाहता हूँ। मैंने मंसूर का रिवॉल्वर मंसूर को दे दिया और उसे कहा कि वो घोड़े पर सवार हो जाए और चला जाए। वो रिवॉल्वर लेकर घोड़े पर सवार हुआ और चला गया। मैंने जख्मों पर दवाई लगाई, पट्टियाँ बांधी और हम भी चल पड़े। इंस्पेक्टर मंसूर नज़रों से ओझल हो गया था। हम टीकरी से घूमे और चलते गए। कुछ दूर जाकर हमने इंस्पेक्टर मंसूर को देखा। वो घोड़े से उतरा हुआ था और एक बड़े दरख्त के तने के सहारे खड़ा था। उसने सर झुकाया हुआ था और एक हाथ अपने माथे पर फेर रहा था। हमारी तरफ उसकी पीठ थी। फासला 40 कदम के लगभग होगा। वो गहरी सोच में खोया हुआ था। शायद हमारे सलूक ने उसे परेशान कर दिया था। खानू, वो देखो, अहमद अली ने घबरा कर कहा और एक तरफ इशारा किया। हमारा इंस्पेक्टर मारा गया, शेर है। मैंने देखा, करीब ऊंची घास थी। एक धारीदार शेर टांगें सुकेड़ते हुए और पेट जमीन के साथ लगाए हुए इंस्पेक्टर मंसूर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था। ये शेर के हमले की पोजीशन होती है। जरा ही देर के बाद शेर को इंस्पेक्टर मंसूर पर जस्त लगानी और उसे चीर फाड़ देना था। मैंने बगैर सोचे राइफल कंधे से लगाई, शेर को शिस्त में लिया और गोली चला दी। शेर उछला, गिरा और उठ खड़ा हुआ। इंस्पेक्टर मंसूर बिदक कर पीछे को मुड़ा। शेर उसके सामने चला गया था। उसका घोड़ा शेर की गरज से घबरा कर भाग उठा। मैंने शेर पर दूसरी गोली चलाई। मेरे साथ ही अहमद अली ने भी गोली चला दी। शेर गिरा और तड़पते हुए फिर उठा। इंस्पेक्टर मंसूर उसके करीब था। उसने उस पर रिवॉल्वर फायर किया और शेर गिर पड़ा। हम दौड़े गए। शेर मर चुका था। इंस्पेक्टर मंसूर ने हमें देखा। हम आमने सामने खड़े थे। जाओ, उसने हमें कहा, बंगाल से निकल जाओ, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा। और हम चल पड़े।
तुम उस शख्स को मरने क्यों नहीं देते? अहमद अली ने मुझसे पूछा। मैंने अहमद अली की तरफ देखा। मैं उसे जवाब देना चाहता था लेकिन दे ना सका। कोई जवाब सूझा ही नहीं। कभी कभी यूं होता है कि इंसान नफा नुकसान सोचे बगैर कोई काम कर गुजरता है या कोई बात कह देता है। बाद में वो सोचता है कि उसने ये हरकत या ये बात क्यों की थी, और उसे कोई वजह और कोई जवाब नहीं मिलता। एक एहसास सा होता है कि उसने जो किया या जो कहा वो गलत नहीं था। बहुत बाद में, उम्र के बहुत से साल गुजार कर मुझे पता चला था कि इंसान के अंदर एक और कुव्वत होती है जो उससे कुछ ऐसी हरकतें करवाती हैं जो वो अपनी अकल से काम लेकर नहीं कर सकता। मैंने भी शायद उसी कुव्वत के ज़ेरे असर पहले इंस्पेक्टर मंसूर की जान बख्शी की और उसका रिवॉल्वर उसे लौटा दिया, और फिर वो शेर का शिकार होने ही लगा था कि मैंने शेर पर गोली चला दी। अगर शेर उसे चीर फाड़ देता तो ये मेरा जुर्म ना होता। कोई नहीं कह सकता था कि इंस्पेक्टर मंसूर को मैंने कत्ल किया है। मैंने इंस्पेक्टर मंसूर को क्यों ना मरने दिया? शायद उसकी शख्सियत मुझ पर इतनी गालिब थी कि मुझ में उससे कत्ल करने की जुर्रत पैदा नहीं होती थी, और मैं उसे मरते देख ही नहीं सकता था। मोहम्मद खान मुझे अहमकों की तरह खामोश देखकर अहमद अली ने कहा, तुम में अकल है ना? कभी कभी उसे इस्तेमाल कर लिया करो। जितने तुम तंदुरुस्त और तवाना हो, अगर तुम्हारा दिमाग भी ऐसा हो तो मैं हिंदुस्तान का बादशाह बन जाऊं। मैंने कहा, खुदा ने मुझे तुम जैसी ज़बान नहीं दी अहमद अली। मैं जो करता हूं और मैं जो सोचता हूं वो मैं तुम्हारी तरह बयान नहीं कर सकता, लेकिन मैं महसूस करता हूं कि मैं गलती पर नहीं हूं। ज़बान से काम लो, उसने राइफल मेरे आगे करके कहा। ज़बान इस राइफल से ज़्यादा मार करती है। जब ज़बान चलती है तो राइफलें और बंदूकें खामोश हो जाती हैं। ज़बान सर के बल भी गिरा देती है। मैंने कहा, सियाने कहते हैं कि ज़बान जिसे दुश्मन बनाती है वो सारी उम्र तुम्हारा दुश्मन रहता है, क्योंकि कुल्हाड़ियों के ज़ख्म मिल जाते हैं, ज़बान का ज़ख्म सारी उम्र नहीं मिलता। तुम्हें ऐसी ही ज़बान की ज़रूरत है, अहमद अली ने कहा। ऐसी ज़बान जिसका ज़ख्म कुल्हाड़ी से गहरा हो और उसमें इतनी मिठास हो कि दुश्मन भी तुम्हारा दोस्त बन जाए। तुम उस दुनिया की बातें कर रहे हो जो हमें मुजरिम, चोर और डाकू कहती है। मैं मुजरिमों, चोरों और डाकुओं को दुनिया की बात कर रहा हूँ। मोमिन और मुजरिम की दुनिया ऐसे ही है जैसे ये ज़मीन है वो आसमान है, जैसे ये स्याह है वो सफ़ेद है। मोमिन की नज़र आने वाले कल पर होती है, जब उसे हूरें और जन्नत की मीठी शराब मिलेगी। मुजरिम की नज़र आज पर होती है, जब एक हूर भी उसके पास होती है और शराब भी। मुजरिम आज में जिंदा रहता है, हो सकता है कल के चढ़ते सूरज को वो जेल खाने में देखे। फिर मोमिन का कल और मुजरिम का आज एक बराबर हुए ना? मैंने कहा। अहमद अली हंस पड़ा। मुझे उसकी हंसी बड़ी अच्छी लगती थी। गुनाहों की बस्ती में वो मेरा गाइड था। मैंने उसे रहनुमा मान लिया था। हम वहाँ से बहुत दूर निकल आए थे जहाँ हमने शेर को मारा और इंस्पेक्टर मंसूर की जान बचाई थी। मैं फिर इस सोच में खो गया कि मैंने उस शख्स को मरने से क्यों बचाया जो किसी के हुक्म के बगैर हमारे ताक़ुब में आ रहा था। बादशाही अंग्रेज़ों की थी, लेकिन हमें पकड़ने का गम इंस्पेक्टर मंसूर को लगा हुआ था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी। वो हमें पकड़वाएगा ज़रूर, अहमद अली ने कहा। अब सामने आएगा तो मारा जाएगा, मैंने कहा। जो हो गया सो हो गया। अहमद अली, हमें और ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। वो कहता था कि 4 किसानों ने हमें देखा है। इसका मतलब यह है कि बाज़ लोगों को हम नहीं देख सकते, वो हमें देख सकते हैं। चलते चलो, अहमद अली ने कहा। ऐसे ही होता है, कितनी एहतियात करोगे? मेरा एक शक रफा करो यार, मैंने कहा। वो जो बन मंदिर में शैतान की पूजा होती थी, क्या वो अकीदा सही है या क्या हम हज को जा रहे हैं? अहमद अली ने कहा। हम शैतान के पुजारी हैं। हम बदी और गुनाह की दुनिया में दाखिल हो चुके हैं। ये शैतान की दुनिया है। मैंने अल्लाह अल्लाह करने वालों और शैतानों पर लानतें भेजने वालों को देखा है कि वो अपनी खाल के पर्दे में शैतान के पुजारी हैं। मोहम्मद खान, दिमाग को वहम और शक शुबे से आज़ाद करो। मत सोचो कि वो क्या था और ये क्या है। आगे जंगल खुलता जा रहा था। दरख्त एक दूसरे से दूर हटते जा रहे थे। कहीं ज़मीन खुश्क थी और कहीं पानी जमा था। ज़मीन कहीं ऊपर चली जाती, कहीं नीचे। बाज़ नशेब गहरे थे। चलते चलते हमें चिंगाड़ सुनाई थी। मेरे कदम रुक गए। ये चिंगाड़ मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी, डरावनी सी थी। मैं जानता था तुम डर जाओगे, अहमद अली ने कहा। यह हाथी की चिंगाड़ है। बंगाल में कभी बहुत हाथी हुआ करते थे, अब थोड़े रह गए हैं। कहीं कहीं 2-3 हाथी नजर आ जाते हैं। जंगल का महकमा बहुत निगरानी करता है, फिर भी जंगल के चोर अपना काम कर जाते हैं। जंगल के चोर? मैंने पूछा। उनका हाथियों के साथ क्या ताल्लुक है? हाथियों के बड़े लंबे लंबे दांत होते हैं जो बड़ी अच्छी कीमत पर बिकते हैं, अहमद अली ने कहा। जिस तरह हमारा गिरोह था, इसी तरह जंगल के चोरों का गिरोह होता है। वो उस जगह जहां हाथी होते हैं जहरीली चीजें फेंक देते हैं। ये बड़ा ही तेज जहर होता है। हाथी खा ले तो वो मर जाता है। जंगल के चोर उसके दांत निकाल ले जाते और बेचते हैं। हाथी की चिंगाड़ बार बार सुनाई दे रही थी। अहमद अली मुझे एक बुलंद जगह की तरफ ले गया। उसने कहा कि हाथी बिला वजह हमला नहीं करता।
लेकिन पीछे पड़ जाए तो इंसान को बुरी तरह मारता है। हम ऊपर गए तो 3 हाथी जाते देखे और वो हमारी नज़रों से ओझल हो गए। हमारा सफ़र वैसा ही था जैसा कि मैं पहले आपको सुना चुका हूँ। मेरी टांग के जख्म मुसलसल चलने से कुछ तकलीफ देने लगे थे, इसलिए हमारी रफ्तार इतनी तेज़ नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। मैं अब आपको वो तफसीलात नहीं सुनाऊंगा कि हमने नदी यूं पार की और जंगल से यूं गुजरे। ये मैं आपको पहले सुना चुका हूँ कि जंगल से हम किस तरह गुजरे थे। अब मुश्किल ये पैदा हो गई थी कि अहमद अली इस इलाके से वाकिफ़ नहीं था। उसने सूरज से अंदाज़ा किया था कि आसाम उस सिमत को है। उसे यह भी मालूम था कि आगे सलहट है। सूरज गरूब हो गया, हम रुक गए। रात जैसे तैसे गुजारी और सुबह हो गई। जंगल से हमें जो कुछ मिल सका वो खाकर चल पड़े। कहीं झोंपड़ा या झोंपड़ों का गांव दिखाई देता तो हम उससे दूर से गुजरते। हमारी मुजरिमाना जिंदगी का एक और सूरज डूब जाने के लिए उफ्क के करीब चला गया। उस वक्त हम ऐसी जमीन पर चल रहे थे जो बुलंद थी, जंगल घना नहीं था। छोटे छोटे झाड़ी नुमा दरख्तों में नारियल, पपीते और ताड़ के लंबे लंबे दरख्त भी खड़े दिखाई दिए। मैंने कम से कम 3 मील दूर स्याह धुआं उठते देखा, जो रेलगाड़ी का मालूम होता था। मैंने अहमद अली को वो धुआं दिखाया। वो कुछ सोचने लगा। मोहम्मद खान, उसने सोच से बेदार होकर कहा, हम रेलवे लाइन के करीब आ गए हैं। धुआं देखो, गाड़ी इधर ही आ रही है। उसकी रफ्तार तेज नहीं। क्या तुम तेज चल सकते हो? हम उस गाड़ी को पकड़ सकते हैं, बशर्त ये कि ये माल गाड़ी हुई। पैसेंजर हुई तो हम उसके करीब भी नहीं जाएंगे। मैंने कहा कि वो जितना तेज कहेगा मैं उतना ही तेज चलूंगा। वो अभी तक धुएं को देख रहा था। वो बड़ी तेज अकल वाला आदमी था। उसने मुझे दिखाया कि धुआं दाएं को जा रहा है, फिर कुछ दूर जाकर बाएं को आया। इससे पता चलता था कि गाड़ी के आगे बहुत मोड़ हैं और वहां चढ़ाई भी मालूम होती थी। वहां से गाड़ी इतनी जल्दी नहीं निकल सकेगी। अहमद अली ने कहा, मुझे अब ख्याल आया है कि गाड़ी कहाँ से गुजर रही है। मैं कई बार आसाम से सलाहट के रास्ते चिकागांग और ढाका आया हूँ और गया भी हूँ। उस इलाके में छोटा सा एक रेलवे स्टेशन भी है। गाड़ी वहां रुकेगी, चलेगी, बेशुमार मोड़ काटेगी, चढ़ाइयाँ चढ़ेगी और 2-3 मील का फासला इतनी देर में तय करेगी कि हम रेलवे लाइन तक पहुंच जाएंगे और चलती गाड़ी पर सवार हो जाएंगे। रेलवे लाइन कितनी दूर है? मालूम नहीं, उसने जवाब दिया। मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि लाइन किस सिमत में है। तेज चलो, अगर लाइन करीब हुई तो हम गाड़ी तक पहुंच सकते हैं।